शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया। उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस को पुरानी खटिया बताते हुए कहा गया कि पुरानी खाट रह रहकर आवाज करती है। सामना में लिखा गया कि 3 अलग दलों की सरकार बनने के बाद एनसीपी की तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस रह रहकर करवट बदलती रहती है। सामना में यह भी लिखा गया कि सरकार पर हालांकि इसका कोई असर नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में कोरोना के खतरे को देखते हुए घंटे के साथ सेंसर लगा दिए। अनलॉक 1 में देश भर में मंदिर तो खुल गए हैं, लेकिन वहां लगे घंटों को बजाने पर रोक है। ऐसे में मंदिरों में या तो घंटे कपड़े से ढक दिए गए हैं या फिर हटा लिए गए। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसा तोड़ो निकाला गया कि नियम भी नहीं टूटा और मंदिर में घंटे की गूंज भी सुनाई दी गई। मंदिर में आए एक श्रद्धालु ने बस घंटे की तरफ हाथ उठाया और बिना छुए ही घंटा बजने लगा। असल में घंटे को बजाने का कमाल दिखाया उसके पास लगे सेंसर ने। सेंसर के पास हाथ ले जाने पर वो एक्टिवेट हो गया और घंटे से बंधी रस्सी पर लगा लीवर उसे खींचने लगा। बिना छुए सेंसर जो अंदर लगा हुआ है उससे बचती है। नई टेक्नोलॉजी देखने मिली है। घंटे के सेंसर को बनाने वाले नाहरू खान ने बताया कि जब धार्मिक स्थल खुले तो मस्जिदों से अजान तो सुनने को मिली, लेकिन मंदिरों से घंटों की आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसे में उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में घंटा बजाने के लिए सेंसर बनाने का फैसला किया। एथलीट हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई। असम सरकार की तरफ से एथलीट हिमा दास के नाम की सिफारिश खेल रत्न पुरस्कार के लिए की गई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में पुलिस ने लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक सेंटर बनाया। इसके जरिए कोई भी अपनी शिकायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी तक पहुंचा सकता है। लोगों की शिकायत सुनने के बाद डीसीपी दफ्तर से थाने को कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। इस तकनीक का मकसद पुलिस और लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाना है। दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा इलाके से गायब एक कारोबारी की हत्या का मामला सुलझाते हुए 4 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने दावा किया कि कर्ज में डूबे कारोबारी ने इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए खुद अपनी हत्या की साजिश रची थी। बिहार में विधान परिषद की 9 और आंध्र प्रदेश की 1 सीट के लिए 6 जुलाई को चुनाव होगा और उसी शाम को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। केरल के सीएम पिनरई विजयन की बेटी ने लेफ्ट के युवा मोर्चा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद रियाज से शादी कर ली। शादी का कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री आवास पर किया गया, जहां दोनों परिवारों के करीबी लोग ही शामिल हुए। दोनों की ये दूसरी शादी। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के हिंदू राव अस्पताल को कोरोना वायरस अस्पताल बना दिया गया। ये नगर निगम का पहला ऐसा अस्पताल है जहां सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज होगा। इसके अलावा एमसीडी दिल्ली में 5 और अस्पतालों को कोरोना वायरस का अस्पताल बना सकती है। हिंदू राव अस्पताल है उसे कोविड अस्पताल बना दिया जाएगा। ये नगर निगम का पहला अस्पताल होगा। हालांकि इसके बाद कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, उनको भी जल्द ही कोविड अस्पताल बनाया जा सकता है। पीएम केयर्स फंड में आए पैसों का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वेंटिलेटर खरीदने पर खर्च करेगी। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि इस फंड का एक हिस्सा 50,000 नए वेंटिलेटर खरीदने पर किया जाएगा और इन नए वेंटिलेटर की डिलीवरी मिलनी भी शुरू हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आजादी के बाद से ही देश में अब तक वेंटिलेटर की गिनती सिर्फ 48,000 तक पहुंच पाई थी, लेकिन अब एक झटके में ही इस फंड के जरिए 50,000 नए वेंटिलेटर देश को मिलेंगे। कोरोना संकट के बाद सरकार ने पीएम केयर्स फंड बनाया था, जिसमें देश भर से लोगों ने महामारी से लड़ने के लिए सरकार को दान दिया था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक प्रवासी मजदूर को पानी के बीच रहना पड़ रहा है। क्वारंटीन सेंटर में जगह न मिलने पर मजदूर प्लास्टिक के टेंट में रह रहा था, लेकिन बारिश की वजह से वहां पानी भर गया। यह मजदूर केरल से एक दिन पहले ही बंगाल लौटा था। दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 20 जून से देश की राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट करने का फैसला किया गया। दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात विस्फोटक होने की कगार पर है, जिस पर काबू पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी पार्टियों के साथ चर्चा की। क्या दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए किया जाना चाहिए, इस पर गहन मंथन यहाँ पर हुआ। तो आने वाले दिनों में तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी सहयोग के साथ दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। गृह मंत्रालय में हुई इस सर्वदलीय बैठक में दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टियों के नेता शामिल हुए, जिनके सामने अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना को खत्म करने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा।
साथ ही इस बैठक में कोरोना टेस्टिंग से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीद जताई कि सबके साथ आने से हालात बेहतर होंगे। पॉजिटिविटी इससे आनी चाहिए और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस अब भी कई मुद्दों पर केंद्र और दिल्ली सरकार से नाराज है। हमने कहा है कि क्या अमित शाह साहब आपका गृह मंत्रालय और आप जिम्मेवार नहीं है? क्या केजरीवाल साहब आप जिम्मेवार नहीं है? हालांकि बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी और एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि सभी लैब अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें और अपनी कोरोना टेस्ट करने की क्षमता जल्द बढ़ाएं, क्योंकि केंद्र ने आदेश जारी किया है कि 20 जून से दिल्ली में रोजाना 18,000 टेस्ट किए जाएं। इस आदेश में दिल्ली की हर प्राइवेट लैब को रोजाना 24 से 48 टेस्ट के नतीजे देने को कहा गया। ये नहीं, दिल्ली सरकार ने यह भी आदेश दिया कि लैब में सभी सैंपल आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के हिसाब से लिए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली में कोरोना सैंपल की जांच करने के लिए कुल 42 लैब हैं, जिनमें 18 सरकारी और 24 प्राइवेट लैब। कोरोना की रोकथाम पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल का अचानक दौरा किया, जिसके बाद इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। इस दौरान अमित शाह ने अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों से सीधी बात की और जैसे ही अमित शाह दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे, वहां हलचल मच गई। अस्पताल के बड़े अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने टेस्टिंग लैब और अलग अलग वार्डों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के मुख्य सचिव और एम्स के डायरेक्टर भी दिखे। अस्पताल में अमित शाह को कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया। सारा अस्पताल का जो तैयारी है उसके बारे में पूछा कि कितने पेशेंट हमारे यहाँ पे भर्ती हैं, कितने पेशेंट्स का इलाज हो गया और क्या क्या सुविधाएं कोविड पेशेंट्स के लिए यहाँ पर हैं। कोरोना के मरीजों की अनदेखी को लेकर कई तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं। इसे ध्यान में रखकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए एक और कैंटीन तैयार रखने को कहा, ताकि वहां के किसी कर्मचारी को बीमारी होने पर मरीजों को खाना मिलने में दिक्कत न हो। अस्पताल से निकलने के बाद अमित शाह ने संकट की इस घड़ी में दिन रात काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को ट्वीट कर सलाम किया। लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पताल में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली सरकार पर हालात से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया और अमित शाह के एलएनजेपी अस्पताल के दौरे के लिए उनकी सराहना की। हालांकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने इस वक्त सारे मतभेद भुलाकर हर दल से एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की अपील की, लेकिन उनके अस्पताल से बाहर निकलते ही ट्विटर पर बयानबाजी की होड़ लग गई। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा, तो बीजेपी विधायक और विधानसभा में नेता रहे विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप जड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इन आरोपों को नकारा और दावा किया कि कोरोना से जंग में जो भी कमियां पाई जाएंगी, दिल्ली सरकार उन्हें दूर करेगी। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पैनी निगाह एक एक चीज के ऊपर बनाए हुए हैं। जहां भी कोई त्रुटियां, जहां भी कोई गलती मिल रही है, खामियां मिल रही हैं, उसको मुख्यमंत्री जी खुद से मॉनिटर कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस ने भी सभी दलों से मतभेद भूलकर कोरोना से जंग में एकजुट होने की अपील की। कैसा दौर है जहां हमको राजनीति से उठकर जो भी हम सब मदद कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने आज फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है और 3 आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां जिले में पिछले 10 दिन में 17 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जबकि अगर दक्षिण कश्मीर की बात की जाए तो ये संख्या वहां 20 पहुंच चुकी है। आज मारे गए आतंकियों में हिज़्ब का एक जिला कमांडर भी शामिल है। तो सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि लगातार सुरक्षा बल जो है वो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है, इसके मद्देनजर कि कहीं कोई आतंकी छिपा तो नहीं है, क्योंकि पकड़ के ढेर करने की कोशिश में लगातार सुरक्षा बल लगे हुए हैं और इसीलिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और बड़ी कामयाबी शोपियां में मिली, जहां 3 आतंकी आज ढेर किए गए। हिज़्ब के आतंकी बताए जा रहे हैं कि ये थे जिन्हें मार गिराया गया है। और इसी के साथ साथ 10 दिनों में अगर हम देखें तो 17 आतंकी ढेर किए गए हैं।
मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा करीब 2.5 महीने बाद फिर से शुरू हो गई। हालांकि अभी केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लोकल ट्रेनें चलाई जा रही। लोकल ट्रेनों की शुरुआत से पहले मुंबई के स्टेशनों पर तैयारी पूरी की गई और उसके साथ ही करीब 2.5 महीने से सुनसान पड़ी पटरियों पर ट्रेनें दौड़ पड़ी। इससे पहले चर्चगेट स्टेशन पर ट्रेनों में सफर करने के लिए जो लोग पहुंचे उन सबकी स्क्रीनिंग की गई। फिर सभी लोगों से आईडी कार्ड और जरूरी पास मांगा गया। चर्चगेट स्टेशन की तरह बांद्रा स्टेशन पर भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिली। ये सेवा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ के लिए है, ये आम जनता के लिए लोकल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं। ट्रेनों के अंदर भी मास्क लगाए लोग एक दूसरे से काफी दूरी पर बैठे नजर आए। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और सरकारी कर्मचारियों ने लंबे वक्त बाद लोकल ट्रेनें शुरू होने पर खुशी जताई। राहत तो है, दो तरफ से जाने आने का जो तकलीफ था वो कम हो गया है। लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए एक दिन पहले रेलवे, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ही जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ट्रेनें चलाने पर सहमति बनी थी। रेलवे ने शर्तों के साथ मुंबई में लोकल ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी, जिसके बाद कोरोना प्रभावित मुंबई में जरूरी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए करीब 346 ट्रेनें शुरू हो गई। ये ट्रेनें सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक चलाई जा रही हैं। आम जनता के लिए इन ट्रेनों में सफर करने की इजाजत नहीं है और सरकारी कर्मचारी भी अपना आईडी कार्ड दिखाकर ही ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। यह भी तय किया गया कि किसी भी स्टेशन के 150 मीटर के दायरे में कोई भी पार्किंग जोन नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दानिश कनेरिया ने आजीवन प्रतिबंध हटाने की अपील की। पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटाने की अपील की ताकि वो घरेलू क्रिकेट में खेल सकें। कनेरिया को एक काउंटी मैच में स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई गई थी। कर्नाटक में मानसून पहुंचने के बाद हुबली समेत कई शहरों में तेज बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के लिए एक वर्चुअल रैली की, जिसमें केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। लाखों भाई और बहनों ने आज इस रैली में जुड़ करके आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे केंद्र में रक्षा मंत्री जी हैं, उनका हमको मार्गदर्शन मिला। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ के 16 जवानों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। चीन में बिना पायलट सामान ढोने वाली ड्रोन टैक्सी का परीक्षण किया गया। चीन की एक कंपनी ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाने का दावा किया, जिसकी पहली उड़ान का टेस्ट चीन के चेचियांग प्रांत में किया गया। करीब 150 किलो सामान रखकर ड्रोन को वहां के एक पहाड़ी इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया। समंदर के ऊपर से उड़ता हुआ ये ड्रोन अपनी तय जगह पहुंचा और फिर थोड़ी ही देर बाद सामान पहुंचाकर वहां से लौट आया। कुछ लोग ड्रोन टैक्सी के ट्रायल की तस्वीरों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते भी दिखाई दिए, जबकि सामान ढोने वाले ड्रोन की इस उड़ान पर इंजीनियरों ने जमीन से ही नजर रखी। ड्रोन टैक्सी के सफल ट्रायल के बाद इसे बनाने वाली कंपनी के लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। बताया गया कि ये ड्रोन करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 150 किलो सामान लेकर उड़ सकता है। कोरोना पर पीएम मोदी की आज से 2 दिन तक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना के मामले पर 2 दिनों में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आज और कल दोनों दिन दोपहर 3 बजे ही बैठक शुरू होगी। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा होगी। वहीं कल 15 मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से जंग पर मंथन करेंगे। देश में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या के मद्देनजर पीएम की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार बैठक की थी। पीएम मोदी के साथ आज होने वाली बैठक में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर समेत 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। मुंबई में विले पार्ले के शमशान घाट में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कम उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सुशांत को अंतिम विदाई देने के लिए तेज बारिश में भी इतने लोग पहुंचे कि भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। और कई फिल्मी कलाकार बारिश में भीगते हुए भी शमशान घाट के बाहर खड़े रहे। कोरोना संकट के कारण केवल 50 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई, इसलिए ऐसे लोग बड़ी संख्या में रहे जिन्हें शमशान घाट के बाहर ही खड़े रहना पड़ा। लेकिन चंद साल के फिल्मी करियर में सुशांत ने इतने लोगों से दिली रिश्ता बना लिया था
जबकि लोग बारिश के बीच छाता पकड़कर शमशान घाट के बाहर खड़े रहे। श्रद्धा कपूर अपनी गाड़ी की तरफ जाती हुई, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा है और ऐसे में उन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही थी काफी देर, क्योंकि जब तब तक रुकी जब तक कि सुशांत का पार्थिव शरीर अंदर नहीं चला गया। दोपहर तक सुशांत का शव मुंबई में कूपर अस्पताल में रहा। करीब 3 बजे एक एम्बुलेंस अस्पताल से सुशांत को उनके अंतिम सफर पर ले जाने के लिए निकली। अस्पताल के बाहर मीडिया के कैमरों की भारी भीड़ जुट गई। एम्बुलेंस उनके शव को लेकर सीधा विले पार्ले के शमशान घाट पहुंची और सुशांत के परिवार के बाकी लोग भी उनको आखिरी बार सीधा शमशान घाट में ही देख पाए। सुशांत के लिए पिता और परिवार के कुछ और सदस्य पटना से फ्लाइट के जरिए मुंबई पहुंचे, जिनमें सुशांत के पिता के अलावा उनके चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू और सुशांत की भाभी भी शामिल रहे। परिवार एयरपोर्ट से सीधा बांद्रा में सुशांत के घर पहुंचा। मुंबई पुलिस के कुछ जवान भी परिवार के साथ रहे। कुछ वक्त घर पर बिताने के बाद परिवार सीधा विले पार्ले के शमशान घाट पहुंचा और पिता ने ही सुशांत का अंतिम संस्कार किया। प्रक्रिया समाप्त हो गई है अंतिम संस्कार की और अब परिवार के लोग बाहर निकल रहे हैं, जिसमें पिता हैं, साथी भाई हैं और दूसरे लोग हैं। इस बीच सुशांत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम से पता चला कि सुशांत की मौत फांसी के कारण दम घुटने से ही हुई। डॉक्टर्स ने प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ जो है एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग हमें दिया है और अभी तक तो उसमें सस्पिशियस हमें कुछ नजर आया नहीं अभी तक की इन्वेस्टिगेशन। यानी अभी तक की जांच में पुलिस यही मान रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की। हालांकि परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि सुशांत ने खुदकुशी की। डिप्रेशन में आ जाए आदमी और सुसाइड कर लिए, हमको महसूस नहीं हो रहा, ये मुझे नहीं लगता। खुशमिजाज लड़का वो इस तरह का घटना करेगा, ये कितनी बड़ी गहरी साजिश होगी, ये साजिश को जानना परिवार के लिए बहुत जरूरी है। मुंबई पुलिस खुदकुशी की गुत्थी को सुलझाने के लिए उन सभी लोगों के बयान दर्ज करेगी जिनसे सुशांत का रिश्ता पिछले कुछ दिनों में रहा हो, जिनमें सबसे अहम नाम रिया चक्रवर्ती का सामने आया, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत की सबसे करीबी दोस्त बताई जाती हैं। लॉकडाउन के दौरान दोनों साथ ही रह रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और रिया उनका घर छोड़कर चली गई। मुंबई पुलिस ने जब सुशांत का फोन खंगाला तो ये बात भी पता चली कि सुशांत लगातार रिया को फोन कर रहे थे, लेकिन रिया उनका फोन नहीं उठा रही। शनिवार की रात यानी जिस दिन सुशांत ने खुदकुशी की, उससे पिछली रात सुशांत ने महेश शेट्टी को फोन किया था। महेश उनके और रिया के दोनों के अच्छे दोस्त थे, लेकिन महेश ने भी फोन नहीं उठाया और जब अगले दिन महेश ने सुशांत को फोन किया तब तक शायद सुशांत खुदकुशी कर चुके। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि रिया और सुशांत के बीच तनाव किस बात को लेकर था, लेकिन माना जा रहा है कि सुशांत के परिवार से हुई किसी बातचीत की वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके अलावा फिल्मी करियर में भी कुछ चीजें उनके मन मुताबिक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वो तनाव में थे। और इस तनाव की शुरुआत 1 साल पहले हो गई थी, जिसकी वजह बनी फिल्म ड्राइव। वो हमेशा ऐसा ही करता है, हमें एक तरफ भेजता है और वो दूसरी तरफ निकल जाता है। ये फिल्म 2018 में रिलीज होनी थी, लेकिन तारीख आगे बढ़ा दी गई। फिर 2019 में फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारने के बजाय OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। सुशांत को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं और उनकी शिकायत ये थी कि प्रोड्यूसर ने फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करने से पहले उनसे बात तक नहीं की। बताया जाता है कि प्रोड्यूसर से उनकी काफी बहस भी हुई, जिसके बाद उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। कंगना रनौत ने तो उनकी खुदकुशी के लिए सीधा फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को कसूरवार बताया और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर उनकी हत्या करने का आरोप लगा दिया। ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। लेकिन करियर में चल रही उलझनों के बावजूद सुशांत की पहचान एक कामयाब अभिनेता के तौर पर होती। छोटे पर्दे से एक्टिंग में करियर शुरू करने वाले सुशांत ने 2013 में फिल्मी सफर की शुरुआत काई पोचे फिल्म से की। फिल्म गुजरात के दंगों से जुड़ी कहानी पर थी, जिसमें सुशांत ने एक क्रिकेट कोच का कैरेक्टर निभाया। इस फिल्म के फौरन बाद उन्होंने परिणीति चोपड़ा के साथ शुद्ध देसी रोमांस में काम किया और एक रोमांटिक कैरेक्टर निभाया। 2014 में आमिर खान की फिल्म पीके में एक छोटे से किरदार से ही वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए उनकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई, जिसमें उन्होंने हूबहू महेंद्र सिंह धोनी की चाल ढाल, उनके हेलीकॉप्टर शॉट और उनके किरदार के हर पहलू को पर्दे पर उतारा। और आखिरी फिल्म छिछोरे उन्होंने श्रद्धा कपूर के साथ की, जिसमें जिंदगी के तनाव से लड़ने का उन्होंने उसमें संदेश दिया। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी बयान सामने आया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में प्रोफेशनल राइवलरी यानी फिल्मी करियर में कुछ लोगों से खींचतान की वजह से तनाव का जिक्र है।
इसलिए मुंबई पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच करे। गृह मंत्री के इस ट्वीट से साफ हो गया कि मुंबई पुलिस सुशांत की खुदकुशी के मामले में फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। राहुल गांधी ने कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा देते हुए गुजरात मॉडल को फेल बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए गुजरात में हुई सबसे ज्यादा मौतों पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि गुजरात में कोरोना से मौत की दर दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा 6.25% है, जबकि महाराष्ट्र में 3.73% है, राजस्थान में 2.32%, पंजाब में 2.17%, पुदुचेरी में 1.98%, झारखंड में 0.5% और छत्तीसगढ़ में 0.35% है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गुजरात में कोरोना से मौत की दर दूसरे राज्य के मुकाबले कहीं सबसे ज्यादा है, 6.25% है, जबकि महाराष्ट्र में 3.73% है, राजस्थान में यही आंकड़ा 2.32% है, पंजाब 2.17% है, पुदुचेरी में 1.98% है, झारखंड में 0.5% है और छत्तीसगढ़ में 0.35% है। सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी भाभी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुशांत की रिश्ते की भाभी पहले से बीमार थी, लेकिन परिवार के मुताबिक सुशांत की खुदकुशी की वजह से सदमे में चली गई थी और उनकी मौत हो गई। सुशांत की भाभी की मौत बिहार के पूर्णिया में उनकी ससुराल में हुई है। चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, किस वजह से हुई उनकी मौत? देखिए, परिवार के लोगों का यह मानना है कि सुधा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी भाभी हैं और पहले से बीमार चल रही थी, और जैसे ही यह जानकारी मिली उनको कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर लिया है, उसके बाद उनके सदमे में मौत हो गई, ऐसा परिवार के लोगों का मानना है। यह परिवार पूर्णिया जिले के मलडीहा इलाके में रहता है और जैसे ही यह खबर आई है उसके बाद से पूरे गांव सदमे में डूब चुका है। तो परिवार के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो सुधा है उनकी भाभी थी जो पहले से बीमार चल रही थी, लेकिन जैसे ही यह खबर आई सुशांत की कि वो उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद इनकी भी सदमे से मौत हो गई है। जी। उधर खरीद फरोख्त की आशंका से जयपुर के होटल में ठहराए गए कांग्रेस के विधायकों के मनोरंजन का खास इंतजाम किया गया है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए उसके विधायकों को तोड़ सकती है, इसलिए पार्टी के सभी विधायक होटल में रुके हुए हैं, जहां उनके मनोरंजन के लिए खेलकूद और गीत संगीत के कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। होटल में रुके विधायकों के फुटबॉल खेलने की भी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फुटबॉल को किक मारते नजर आए। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि इस आलीशान होटल में विधायकों की सुख सुविधा के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरों में विधायक साइकिल चलाते दिखे तो कुछ तस्वीरों में वो एक साथ बैठकर सुबह की चाय पीते नजर आए। विधायकों की बोरियत को दूर करने के लिए होटल में गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें एक विधायक गीत गुनगुनाते दिखे। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, मैं अभी तक हूँ सी और तू जवान, कुर्बान मेरी जान मेरी जोहरा जबी। लेकिन मौसम नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए। मंदिरों के खुलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दर्शन के लिए करुणाधाम आश्रम पहुंचे। मंदिरों में भक्तों को सिर्फ दर्शन करने की इजाजत है। किसी भी धार्मिक स्थल पर बैठने, भीड़ लगाने और खड़े होकर बातचीत करने तक की मनाही है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मंदिरों में कई तरह के इंतजाम दिखे। और 84 दिनों के बाद जब भोपाल के बिरला मंदिर के दरवाजे खुले तो भक्तों के लिए आने जाने के अलग अलग रास्ते नजर आए।
श्रद्धालुओं के बीच जरूरी दूरी बनी रहे, इसका भी ख्याल रखा गया। कोरोना लॉकडाउन में जो मंदिर बंद थे भोपाल के, मंदिर आज खुले हैं और चूंकि भोपाल में जो आंकड़ा है कोरोना मरीजों का वो 2500 को छूने वाला है, तो देखिए मंदिर में घुसते थे ही घंटी नहीं है। श्रद्धालुओं को मंदिर में पहले जैसा एहसास हो, इसके लिए स्पीकर से भजन और इलेक्ट्रॉनिक घंटी की आवाज सुनाने के इंतजाम दिखे। इलेक्ट्रॉनिक घंटी है, इससे क्या है कि भगवान की जो दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पे उनको घंटी बजाने की अनुभूति भी हो सकती है। लॉकडाउन में छूट के बाद मंदिरों के खुलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान के दर्शन के लिए करुणाधाम आश्रम पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री ने आम लोगों से कोरोना से बचाव के लिए किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। कोरोना नियंत्रित हो रहा है तेजी से, फिर भी सावधानी नहीं रखी तो मामला बिगड़ सकता है। मंदिर प्रशासन भी सरकार की तरफ से मिली तमाम हिदायतों का पालन करता दिखा। तय वक्त पर मंदिरों में छिड़काव होता नजर आया। यही नहीं, श्रद्धालुओं को क्या करना है और क्या नहीं, इसकी जानकारी भी पोस्टर के जरिए जगह जगह दी गई। नेपाल और भारत के रिश्तों के बहाने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को नसीहत दी। राजनाथ सिंह ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि भारत और नेपाल के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लीपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। दिल्ली में मास्क न पहनने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर अब जुर्माना लगेगा। कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है। और सरकार के इस फैसले के मुताबिक सार्वजनिक जगह पर पान मसाला थूकने पर 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और क्वारंटीन के नियमों को तोड़ने की सूरत में जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोरोना को फैलने से रोकने और लोगों के बचाव के लिए जुर्माना लगाया गया है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कहीं भी थूक सकते हैं, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार की नींद उड़ गई है, लेकिन ऐसे हालात में भी कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। यही वजह है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने जुर्माना लगाने का फैसला किया। वहीं दिल्ली के लोगों ने भी सरकार के इस फैसले को सही बताते हुए इसकी तारीफ की। सही फैसला है जी, लगाना चाहिए, अनिवार्य है। जो सरकार बोली है वो सच्चाई है, गलत नहीं। चीन के साथ सीमा विवाद पर सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने जो बयान दिया, उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नरवणे ने दावा किया था कि सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ बातचीत चल रही है और देश बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के कदम बढ़ा रहा है। आर्मी के जब मीटिंग हुई दोनों पक्ष, वो मीटिंग खबर के मुताबिक चाइना जिस एरिया अभी तक अपना कब्जे में रखा है, उस कब्जे वाली इलाका में ही ये मीटिंग हो रहे हैं। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे साथ चीन का वार्ता वेरी फ्रूटफुल, मतलब बहुत फलदायक है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को चीन के बहकावे में नहीं आने की सलाह दी। पहले भी कांग्रेस के नेता आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बता चुके हैं। कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, उस पर सवाल उठा चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को राहुल गांधी जी ने खून की दलाली कहा था, और अब अधीर रंजन चौधरी चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार होकर भारत से ही सवाल पूछ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कर्मचारियों की छटनी का विरोध जताने के लिए कांग्रेस के एक विधायक ने रामचरितमानस का पाठ किया। विधायक ने लॉकडाउन का तर्क देकर कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने को गलत बताया और इसके खिलाफ एक कंपनी के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन के लिए सड़क किनारे एक टेंट लगाया गया, जहां विधायक कुछ लोगों के साथ मिलकर रामचरितमानस का पाठ करते नजर आए।
इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के लिए वहां सभी तरह के इंतजाम किए गए। एक जगह भगवान राम की मूर्ति रखी गई, जिसके इर्द गिर्द बैठकर लोग हारमोनियम और ढोलक की धुन पर रामचरितमानस की चौपाइयां गाते नजर आए। खुद विधायक भी माइक पर रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते दिखे। प्रदर्शन वाली जगह पर छटनी के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर भी लगाए गए। कांग्रेस विधायक ने बताया कि वो रामचरितमानस का पाठ कर कंपनियों के मालिकों के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि वो अपने कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें। कोई भी कंपनी छटनी कर रही है, मैं छटनी के खिलाफ हूँ। छटनी के विरोध में मैंने ये रामचरितमानस का पाठ रखा है। एक और कांग्रेस राजस्थान में अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सहयोगी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को भी विधायकों में टूट का डर सताने लगा है, क्योंकि खुद हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि वो उनके विधायकों को लालच देकर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, अपने विधायकों की एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने जयपुर में भी एक बैठक की। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के घर पर हुई, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने जो बयान चलवाया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उनके संपर्क में, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। निश्चित रूप से मेरे विधायक अनुसूचित जाति से जरूर आते हैं, लेकिन वो किसी दबाव में काम नहीं करते। 302 के मुकदमे भी इन पर दर्ज किए गए। इनको लालच देने का प्रयास भी किया, लेकिन इन्होंने उनको लौटा दिया, भगा दिया यहाँ से। लेकिन कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल के आरोपों को गलत ठहराया और राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए अपने पास बहुमत होने का दावा किया। हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे तो 125 है और संख्या चाहिए हमको 102। तो वो कौन उनको बात करेगा? हमें ना तो उनका पता मालूम है, ना ठिकाना मालूम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो गया। इस मामले में दिग्विजय सिंह समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। देर रात बीजेपी नेताओं ने पुलिस से इसकी शिकायत की और आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान के इसी साल के जनवरी महीने के आबकारी नीति से जुड़े एक वीडियो से छेड़छाड़ की गई और उसमें काट-छांट करके दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। साथ ही दिग्विजय की पोस्ट को रीट्वीट करने वाले 11 लोगों के खिलाफ भी शिकायत की गई। इस मामले में बीजेपी के तेवर आक्रामक नजर आए। एक वो नेता जो 10 साल तक एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, वो इस तरह की गैम्बलिंग करे और छोटी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की फोर्जरी करे, टेम्परिंग करे, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो हटा लिया गया था, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उन्होंने जवाब दिया। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ बदले की भावना से केस दर्ज कराया गया, क्योंकि उन्होंने शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी का मामला उठाया था। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि फर्जी वीडियो बनाने वाले की तलाश की जाए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें यह भी जांच होना चाहिए कि आखिर इसको एडिट किया किसने, सोर्स क्या है। गुजरात के सूरत में कुछ फैक्ट्रियों को बंद करने का फैसला लिया गया। सूरत में दोबारा शुरू हुए कपड़ा उद्योग से जुड़ी कुछ फैक्ट्रियों ने मजदूर न मिलने पर काम बंद करने का फैसला लिया। कि हमारे यहाँ एक शिफ्ट भी जो चल रही है उसमें भी वर्कर्स हार्डली 20-30% है। कोलकाता में सुशांत सिंह राजपूत के एक प्रशंसक ने उनकी तस्वीर वाले मास्क बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम लोग के दिल में सुशांत सिंह है, सुशांत सिंह हम लोग के पास है, इसलिए सुशांत सिंह का ये मास्क मैंने आज बनाया। दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अस्पताल में बदल दिया जाएगा। अब यहां से चलने वाली 6 विशेष ट्रेनें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों तक आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा और यहां पर कोरोना के पेशेंट का इलाज होगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने कारोबारी के घर पर छापेमारी कर जुआ खेलने के आरोप में 7 लोगों को पकड़ लिया। इसमें 7 लोग पकड़े गए और लगभग 1,93,000 के आसपास की नकदी बरामद हुई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पानी भरने पर 2 पक्षों में हुई मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस के द्वारा इसमें अभी तक 20 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, दबिश जारी है।
आतंक से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए को जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार मुहैया करवाने वाले रैकेट का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट में कई पाकिस्तानी महिलाएं शामिल हैं जो घाटी में रहकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंकियों को हथियार बेचती। साथ ही सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी कर जो पैसे जुटाए जाते हैं उन्हें भी ये महिलाएं आतंकियों तक पहुंचाती। इसके अलावा एनआईए को गिरफ्तार किए जा चुके पूर्व सरपंच तारिक अहमद मीर और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर नवीद बाबा की नजदीकी का भी पता चला। नवीद बाबा को आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीएसपी दविंदर सिंह के साथ पकड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रेत से भरा एक ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। बताया गया कि ट्रक रफ्तार में था और इसी दौरान बेकाबू ट्रक पुल से नीचे गिर गया। नीचे गिरते समय ट्रक एक इमारत से भी टकराया और इसके बाद ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बताया गया कि इस हादसे में पुल का एक हिस्सा भी कमजोर हो गया। एमपी के इंदौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़कर बारात ले जा रहे एक दूल्हे पर 2100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस बारात में 12 लोग शामिल थे जो सभी एक ही गाड़ी में एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर बैठे थे, जिन पर नजर पड़ते ही नगर निगम की टीम ने गाड़ी रुकवाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर दूल्हे का चालान कर दिया। नगर निगम की टीम ने दूल्हे के साथ ही बारातियों से भी जुर्माना वसूला, जिसके बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया। बताया गया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नगर निगम के अधिकारी शहर में घूम कर मास्क न पहनने वाले और एक दूसरे से तय दूरी बनाकर न चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सारे अधिकारी वहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, समझाई दे रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करने पर उन पर स्पॉट फाइन की कार्रवाइयाँ भी लगातार की जा रही हैं। राजस्थान में एक निजी बस मालिक 6 महीने का टैक्स माफ करने की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इस ऐलान के बाद जयपुर में कई निजी बस मालिक अपनी बसों के साथ परिवहन विभाग के बाहर पहुंच गए, जहां इन बस मालिकों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। विरोध जताने के लिए ये लोग मुंह पर काले मास्क और हाथों में काली पट्टियां भी बांधे नजर आए। काफी देर तक इन लोगों ने परिवहन विभाग के दफ्तर के बाहर इसी तरह प्रदर्शन किया। इन बस मालिकों ने कोरोना संकट की वजह से राज्य सरकार से 6 महीने का टैक्स माफ करने की मांग की। राजस्थान में बस ऑपरेटर्स ने आज से हड़ताल कर दी है और बसें परिवहन भवन के बाहर लाकर खड़ी कर दी। आप देख सकते हैं कि लंबी तकरीबन 1 किलोमीटर से लंबी कतार है सड़क के दोनों तरफ। टैक्स माफी की मांग कर रहे इन लोगों का आरोप है कि उन्हें सरकार की ओर से कई बार भरोसा तो मिला, मगर अब तक कोई हल नहीं निकला। सब बेरोजगार है, परेशान है। हमारे को बार बार परिवहन मंत्री के द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि हम आपकी मांगों को पूरी करके जल्दी आपको नोटिफिकेशन और आदेश जारी कर देंगे। नोवाक जोकोविच को एक चैरिटी मैच में हार का सामना करना पड़ा। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को एक चैरिटी मैच में 4-2, 2-4 और 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। ये टूर्नामेंट खुद जोकोविच करवा रहे हैं। Djokovic onto the back foot. Oh, and he wins on a leg cord. And what a win it is. Yes, it's exhibition tennis, but look at the smile. दिल्ली के अमन विहार में पिछले दिनों हुई एक आदमी की हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के जरिए 3 हमलावरों की पहचान करने का दावा किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें लॉकडाउन में डॉक्टर समेत जरूरी ड्यूटी पर लगे लोगों के ई-चालान वापस लेने की मांग की गई थी। गुजरात के कच्छ समेत कई इलाकों में फिर रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रविवार से अब तक कई बार राज्य में भूकंप आ चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा लगातार जारी है और आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आज पेट्रोल 47 पैसे जबकि डीजल 57 पैसे महंगा हो गया है और इसके साथ ही 10 दिन में पेट्रोल 5 रुपए 47 पैसे जबकि डीजल 5 रुपए 80 पैसे महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है जबकि मुंबई में पेट्रोल आज 83 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल है। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहूं तो पेट्रोल में 45 पैसे की आज बढ़ोतरी है, वहीं डीजल में 54 पैसे की बढ़ोतरी है। आज
पेट्रोल के दाम 83 रुपये 56 पैसे हैं और वहीं डीजल के दाम की बात करें तो 73.69 जो करीब 54 पैसे की बढ़ोतरी है। लगातार पिछले कुछ दिनों से मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड 36 नए मामले सामने आने के बाद वहां कोरोना के दोबारा फैलने का खतरा खड़ा हो गया। ये सभी मामले बीजिंग की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद मंडी को बंद कर दिया गया और वहां काम करने वाले और आसपास के करीब 10,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं, 30 मई के बाद मंडी में गए हर शख्स का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जांच करने के लिए राजधानी बीजिंग में एक स्टेडियम को ही सेंटर बना दिया गया, जहां लोगों की लंबी कतारें दिखी। अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी तख्तियां और पर्चे थामकर लोगों को दिशा निर्देश देते नजर आए। टेस्ट कराने पहुंचे लोगों को मास्क भी दिए गए। राजधानी बीजिंग में कोरोना के नए मरीजों ने वहां प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं और मंडी के आसपास के 11 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए और इसी के साथ 3,43,000 से ऊपर मरीज सामने आ चुके हैं अभी तक देश में। और मरने वालों का आंकड़ा भी जो है वो देश में 9,900 के करीब इस वक्त पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में 380 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो 24 घंटे में 380 मौत, हालांकि रिकवरी रेट 52% से ज्यादा हो गई है। तो देश में इसी के साथ कोरोना के जो मरीज हैं वो 3,43,000 से ज्यादा हो गए हैं और 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए।